ये बहुत पुरानी बात है कि एक जगह एक राजा रहता था जिसके एक ही बेटा था और जिसका नाम था बहरामगोर। 18 वह शानदार धूप की तरह चमकीला था और आधी रात के चौद की तरह सुंदर था। एक दिन ये राजकुमार शिकार खेलने के लिए गया। पहले वह उत्तर की ओर गया पर वहां उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर वह दक्षिण की ओर गया, वहां भी उसको कोई शिकार नहीं मिला। फिर वह पूर्व की ओर गया, वहां भी उसको कोई शिकार नहीं मिला। फिर वह डूबते हुए सूरज की तरफ चल दिया तो अचानक उसे जंगली झाड़ी में से निकलता हुआ एक सुनहरी हिरन दिखाई दे गया। उसके सींग और खुर चमकीले सोने के बने हुए थे और उसका सारा शरीर सोने का बना हुआ था। ये दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधी हो गईं। आश्चर्य में भरकर उसने अपने साथ आने वालों को उस सुंदर अजीब जानवर के चारों ओर एक गोला बनाने के लिए कहा ताकि वो उसे घेरकर सुरक्षित रख सके। राजकुमार उनसे बोला, याद रखना मैं उसको उसी तरफ पकड़कर रखूंगा जिस तरफ भी वह बचकर भाग जाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे सिपाहियों का वह गोला अंदर की तरफ को सिमटने लगा और उसके बीच में खड़ा था वह सुनहरा हिरन। कि अचानक वह हिरन राजकुमार की ओर बहुत ही तेज भागा पर राजकुमार उससे भी ज्यादा तेज था। उसने उसको उसके सुनहरे सींगों से पकड़ लिया। हिरन को आदमी की आवाज मिल गई और वह चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ओ राजकुमार बहरामगोर। मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा खजाना दूंगा। पर राजकुमार हंसा और बोला, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। खजाना तो मेरे पास बहुत सारा है पर मेरे पास तुम जैसा कोई सुनहरा हिरन नहीं है। हिरन बेचारा फिर बोला, मेहरबानी करके मुझे जाने दो राजकुमार। मैं तुमको खजाने से भी और ज्यादा कुछ दूंगा। राजकुमार अभी भी हंस रहा था। वह हंसते हुए बोला, और वह क्या चीज है जो तुम मुझे दोगे? हिरन बोला, अपने ऊपर सवारी जैसे कि इस दुनिया के कभी किसी आदमी ने नहीं की होगी। राजकुमार खुशी से चिल्लाया, ठीक है, और धीरे से उस हिरन की पीठ पर बैठ गया। तुरंत ही जैसे किसी झाड़ी में से कोई चिड़िया उड़ जाती है वैसे ही वह हिरन भी वहां से उड़ लिया। हवा में ऊपर उड़ते हुए वह आसमान में जाकर गायब हो गया। 7 दिन 7 रात वह राजकुमार को अपनी पीठ पर लिए दुनिया घुमाता रहा और राजकुमार भी अपने नीचे की दुनिया वहां से एक तस्वीर की तरह देखता रहा। 7वें दिन की शाम को हिरन जमीन पर उतरा और राजकुमार को उतारकर गायब हो गया। उस जगह को देखकर राजकुमार बहरामगोर ने आश्चर्य से अपनी आंखें मली क्योंकि इससे पहले वह किसी ऐसे देश में कभी नहीं गया था। उसको वहां हर चीज नई और अनजानी लग रही थी। वो वहां कुछ देर तक किसी घर या फिर किन्हीं पैरों के निशानों को ढूंढने के लिए इधर उधर टहलता रहा। जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक एक अजीब सा छोटा सा बूढ़ा उसके पैरों के पास खड़ा हो गया। उसने राजकुमार से बड़ी नम्रता से, तुम यहाँ कैसे आए मेरे बच्चे, और तुम किसकी तलाश कर रहे हो? राजकुमार बहरामगोर बोला कि वह एक सुनहरे हिरन पर चढ़कर यहाँ आया था जो उसको यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ से गायब हो गया और अब वह इस अजीब देश में खो गया है। वह छोटा अजीब बूढ़ा बोला, तुम डरो नहीं मेरे बच्चे। ये सच है कि तुम राक्षसों की दुनिया में हो पर तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा क्योंकि मैं राक्षस जसदूल हूँ जिसकी तुमने जमीन पर तब एक बार जान बचाई थी जब मैं सुनहरे हिरन के रूप में था। तब जसदूल राजकुमार बहरामगोर को अपने घर ले गया और उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया। उसने उसको 100 चाबियां दी और कहा, ये मेरे महल और बागीचे की चाबियां हैं। उनको देखो और उनका आनंद उठाओ, और यह भी हो सकता है कि तुमको कोई ऐसा खजाना हाथ लग जाए जिसको तुम लेना चाहो। सो बहरामगोर रोज उसका एक बागीचा और एक नया महल देखता। एक महल में उसको सोने चांदी जवाहरातों से भरे कई कमरे दिखाई दे गए। असल में उसने वह सब देखा जिसकी उसके दिल को इच्छा थी। फिर वह 100वें महल में आया तो उसने देखा कि वह महल तो सुनसान पड़ा था। वहाँ केवल जहरीले जानवर, कीड़े मकोड़े और पौधे थे। पर वह बागीचा जिसमें वह महल बना हुआ था वह अब तक के उसके देखे बागीचों में सबसे सुंदर था। वो उस महल के 7 मील इधर था और 7 मील उधर था। उसमें सारे में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे, फूल खिले हुए थे, छोटी छोटी नदियों थीं, फव्वारे थे और गर्मियों में रहने वाले मकान बने हुए थे। रंग बिरंगी तितलियों इधर उधर उड़ रही थीं और चिड़ियाँ दिन रात गाती थीं।
राजकुमार उसकी सुंदरता से मुग्ध हुआ, उसके चारों तरफ 7 मील इधर और 7 मील उधर घूमता रहा जब तक कि वह थक नहीं गया। थक जाने पर वह एक संगमरमर के बने गर्मी में रहने वाले मकान में आराम करने के लिए चला गया। वहां उसको सोने का एक पलंग मिल गया था जिस पर रेशम की चादरें बिछी हुई थीं। वो उसी पर जाकर लेट गया। जब वह वहां सोया हुआ था तो वहां एक परी राजकुमारी शाहपसंद एक कबूतर के रूप में सैर करने के लिए वहां आई तो उसने सुंदर नौजवान राजकुमार को देखा तो वह तो आश्चर्य से उसको देखती ही रह गई। जैसा कि दूसरी परियों करती हैं, जब वो नीचे उतरी तो अपने असली रूप में उतरी। वो नौजवान राजकुमार के ऊपर झुकी और उसने उसको चूम लिया। इससे राजकुमार की आँख खुल गई और वह इतनी सुंदर राजकुमारी को अपने पास घुटनों पर बैठे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी उसके हाथ पकड़कर खुशी से बोली, तो तुम्हें कब से सब जगह ढूंढती फिर रही थी। अरे मैं जो परी राजकुमारी का हाल था वही हाल राजकुमार बहरामगोर का भी था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने आपस में तय किया कि वे एक दूसरे से जल्दी शादी कर लेंगे। राक्षसों की दुनिया में राक्षस जसदूल की ताकत का अंदाजा लगाते हुए राजकुमार ने सोचा कि अच्छा होगा अगर वह इस बारे में पहले अपने मेजबान राक्षस जसदूल से पूछ ले। राजकुमार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा जब उसने उसको न केवल इस बात की इजाज़त दे दी बल्कि उसको लगा कि वह उससे बहुत खुश है। उसने उससे अपने हाथ मिलाते हुए कहा, अच्छा है अब तुम मेरे पास ही रहोगे और इतने खुश रहोगे कि तुम फिर कभी अपने घर वापस जाने की सोचोगे भी नहीं। इसके बाद राजकुमार बहरामगोर और राजकुमारी शाहपसंद की शादी हो गई और वे बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे। आखिर एक दिन राजकुमार के मन में अपने घर जाने का विचार आया जिसे वह बहुत दिन पहले छोड़ आया था। उसे अपने राजा पिता और रानी मोह और अपने प्यारे घोड़े और कुत्ते की याद सताने लगी। और यह सोचते सोचते वह इतना परेशान हुआ कि उसने यह बात अपनी पत्नी राजकुमारी से कही और आहें भरते हुए खाना खाने से इनकार कर दिया। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया जिससे वह पीला और बीमार पड़ गया। राक्षस जसदूल रोज रात को एक छोटे से कमरे में बैठा करता था जिसमें आवाज गूंजती थी। ये कमरा राजकुमार और राजकुमारी के कमरे के नीचे था। वो यहाँ से यह जानने के लिए उन दोनों की बातें सुना करता था कि वे खुश हैं कि नहीं। जब उसने सुना कि राजकुमार दूर अपने देश धरती पर जाना चाहता था तो उसने एक लंबी सांस खींची। वह एक नर्मदिल राक्षस था और सुंदर नौजवान राजकुमार को बहुत प्यार करता था। आखिर उसने राजकुमार से उसके पीले और बीमार पड़ने की और लंबी लंबी सांसें लेने की वजह पूछी। पर वह राजकुमार इतना प्यारा था कि वह दुख से मर जाना ज्यादा पसंद करता बजाय इसके कि वह अपने दयालु मेजबान को ये बताता कि वह वहां से अपने घर बहुत दूर जाना चाहता था। पर जब उसने पूछ ही लिया तो वह बोला, ओ भले राक्षस, मेहरबानी करके मुझे घर जाने दो ताकि मैं अपनी रानी माँ, राजा पिता, घोड़े और कुत्ते को देख सकूं क्योंकि मैं उनके बिना बहुत दुखी हूँ। मुझे और राजकुमारी को मेरे घर जाने दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पहले तो राक्षस ने उसे मना कर दिया पर फिर उसको राजकुमार पर दया आ गई। वह बोला, ठीक है तुम जाओ, पर ध्यान रखना कि तुम बहुत जल्दी ही पछताओगे और राक्षसों के देश में आना चाहोगे, क्योंकि जब से तुमने दुनिया छोड़ी है तब से अब तक में वो बहुत बदल गई है और तुमको वहाँ बहुत मुश्किल होगी। इसलिए तुम यह वाल लो और जब भी तुम्हें किसी सहायता की जरूरत हो तो तुम इसे आग में डाल देना तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुरंत ही आ जाऊंगा। उसके बाद राक्षस जसदूल ने उसे बड़े दुख के साथ विदा कहा और लो वह तो तुरंत ही अपनी सुंदर पत्नी के साथ जमीन पर अपने शहर में खड़ा था। पर अफसोस जैसा कि उस अच्छे स्वभाव वाले राक्षस ने उससे कहा था वहां तो वाकई सब कुछ बदल गया था। उसके पिता और माता दोनों मर गए थे। कोई दूसरा ही राजा राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उसने घोषणा कर रखी थी कि अगर बहरामगोर अपनी इस अनजानी यात्रा से वापस आ जाए तो उसका सिर काटकर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। खुशकिस्मती से किसी ने राजकुमार को पहचाना नहीं क्योंकि राक्षसों की दुनिया में रहकर वह काफी बदल गया था। पर उसके साथ के एक पुराने शिकारी ने उसे पहचान लिया। वह एक बार फिर से अपने मालिक को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि वह तो राजकुमार को शरण देने के लिए अपनी जान भी दे सकता था।
सो वह एक वफादार नौकर की तरह से राजकुमार और उसकी पत्नी को अपने घर ठहराने के लिए ले गया। उसने कहा कि उसकी बूढ़ी माँ जो अंधी है उसका वहां आना कभी नहीं जान पाएगी, और क्योंकि उसे शिकार खेलना बहुत पसंद है तो वह उसे शिकार में सहायता कर दिया करेगा जैसे कि पहले वह उसको करता था। इस तरह शानदार राजकुमार बहरामगोर और परी राजकुमारी दोनों उसके घर में उसकी एटिक 16 में रहने लगे और किसी को पता भी नहीं चला कि वे लोग वहां रह रहे हैं। एक दिन जब राजकुमार अपने मेजबान शिकारी का नौकर बनकर शिकार के लिए गया हुआ था तो राजकुमारी शाहपसंद ने अपने सुनहरे बाल धोने की सोची जो उसकी हाथी दौत की सी सफ़ेद गर्दन से लेकर नीचे उसकी एड़ी तक लटकते थे। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे धूप की बारिश हो रही हो। जब उसने उनको धो लिया और उनमें कंघी कर ली तो उसने खिड़की खोल दी ताकि ठंडी हवा आकर उसके बालों को जल्दी सुखा दे। तभी इत्तफाक से शहर का कोतवाल वहां से गुजर रहा था। खिड़की के खुलने की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा तो सुंदर शाहपसंद को और उसके चमकते हुए सुनहरे बालों को देखा। वो उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा बेहोश हुआ कि वहीं पास की एक नाली में गिर पड़ा। उसके नौकरों को लगा कि उसको कोई दौरा पड़ गया है, सो उन्होंने उसे उठाया और उसके घर ले गए। वहां भी वह उस सुंदर सुनहरे बालों वाली परी को भूल नहीं सका। इससे लोगों को लगा कि शायद किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। ये कहानी राजा के कानों तक पहुंची तो उसने शिकारी के घर की जांच पड़ताल के लिए अपने कुछ सिपाही भेजे। शिकारी की बूढ़ी माँ ने कहा, यहाँ कोई नहीं रहता, न कोई सुंदर लड़की और न कोई बदसूरत लड़की, बल्कि यहाँ तो मेरे और मेरे बेटे के अलावा कोई और रहता भी नहीं। खैर तुम लोग एटिक में जाकर देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। बुढ़िया की ये शब्द सुनकर परी राजकुमारी शाहपसंद ने अपने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और एक चाकू लेकर लकड़ी की छत में एक छेद काट लिया। फिर उसने एक कबूतर का रूप रखा और उसमें से बाहर उड़ गई। जब सिपाहियों ने एटिक का दरवाजा खोला और उसके अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। बेचारी राजकुमारी इस तरह से अपने सुंदर नौजवान राजकुमार को अकेला छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थी, पर उनसे बचने का उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह क्या करती? जब वह अंधी बुढ़िया के पास से गुजरी तो उसके कान में फुसफुसा कर कहती गई, मैं अपने पिता के घर पन्ने के पहाड़ पर जा रही हूँ। शाम को जब बहरामगोर घर वापस आया और अपना एटिक खाली पाया तो वह बहुत दुखी हुआ। वह अंधी बुढ़िया भी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बता सकी क्योंकि उसे तो उन लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बस उसने केवल इतना बताया कि उसने एक आवाज सुनी थी, मैं अपने पिता के घर पन्ने के पहाड़ पर जा रही हूँ। ये सुनकर राजकुमार को कुछ तसल्ली हुई, पर जब उसने सोचा कि उसको तो यही नहीं पता कि पन्ने का पहाड़ है कहाँ तो वह फिर से दुखी हो गया। वह जमीन पर बैठ गया और सुबक सुबक कर रोने लगा। उसने खाना खाने से भी मना कर दिया और बस रोता ही रहा, ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, ओ मेरी प्यारी राजकुमारी। उद्धरण चिन्ह। काफी देर रो लेने के बाद उसको राक्षस के दिए हुए बाल की याद आई तो उसने वह बाल निकाला और आग में डाल दिया। वो बस जलने ही वाला था कि लो राक्षस जसदूल वहां एकदम से प्रकट हो गया। आते ही उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए। राजकुमार बोला, मेहरबानी करके मुझे पन्ने के पहाड़ का रास्ता दिखाओ। वह दयालु राक्षस अपना सिर ना में हिलाकर बड़े दुख से बोला, तुम वहां तक कभी जिंदा नहीं पहुंच पाओगे। मेरी मानो तो बीती हुई बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। वफादार राजकुमार बोला, मेरी बस एक ही पत्नी है और अगर मैंने वो खो दी तो समझे कि मेरी तो जिंदगी ही चली गई। मुझे तो मरना ही है तो क्यों न मैं उसे ढूंढते हुए ही मरूं। इसलिए तुम मुझे वहां ले चलो। राक्षस जसदूल का दिल सुंदर नौजवान राजकुमार की इस बात से बहुत पिघल गया और उसने उससे वायदा किया कि वो उसकी भरसक सहायता करेगा। वो उसको राक्षसों के देश में वापस ले गया। वहां जाकर उसने उसको एक जादू की छड़ी दी और उसको लेकर देश में चारों तरफ घूमने के लिए कहा जब तक कि वो उसके बड़े भाई नानक चंद के घर न पहुंच जाए। जसदूल बोला, तुम्हारे रास्ते में बहुत खतरे आएंगे पर तुम अपनी यह जादू की छड़ी दिन रात साथ रखना। इससे तुमको कोई खतरा या नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, पर मेरा बड़ा भाई नानक चंद तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर दूर तक ले जाएगा।
सो राजकुमार बहरामगोर उस जादू की छड़ी को दिन रात साथ लिए राक्षसों की दुनिया में चारों तरफ घूमता फिरा, इसलिए किसी खतरे से उसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। आखिर वह नानक चंद के घर आ पहुंचा। जैसा कि राक्षसों के साथ होता है कि वे 12 साल तक सोते हैं, तो वो 12 साल सोकर उसी समय नींद से जागा था। तो अब ये साफ जाहिर था कि क्योंकि वह अभी अभी सोकर उठा था तो उसको बहुत जोर की भूख लगी थी। सो जैसे ही उसने राजकुमार को देखा तो उसने सोचा कि वह तो उसके लिए क्या ही स्वादिष्ट नाश्ता रहेगा। ऐसा सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। फिर भी जब उसने उसके हाथ में जादू की छड़ी देखी तो उसने अपनी भूख को रोक लिया और राजकुमार से बड़ी नम्रतापूर्वक पूछा कि उसे क्या चाहिए। राजकुमार ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उसने भी अपना सिर नामे हिलाया और बोला, तुम पन्ने के पहाड़ पर कभी नहीं पहुंच सकते मेरे बच्चे। मेरी बात मानो तो पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करो। ये सुनकर उस शानदार नौजवान राजकुमार ने उसको भी वही जवाब दिया, मेरी बस एक ही पत्नी है और अगर मैंने वो खो दी तो समझो कि मेरी तो जिंदगी ही चली गई। मुझे तो मरना ही है तो क्यों न मैं उसे ढूंढते हुए ही मरूं। उसका ये जवाब नानक चंद राक्षस के दिल को छू गया। उसने उसे सुरमे का एक डिब्बा निकाल कर दिया और उससे राक्षसों के देश में घूमने के लिए कहा, जब तक वह सफ़ेद नाम के राक्षस जो कि उसका भी बड़ा भाई था उसके घर न पहुंच जाए। उसने आगे कहा, सफ़ेद मेरा बड़ा भाई है, जो तुम चाहते हो अगर उस बारे में कोई कुछ कर सकता है तो बस वही कर सकता है। अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो इस पाउडर को अपनी आँखों में लगा लेना। इससे जिस किसी को तुम पास देखना चाहोगे तो वह तुम्हारे पास आ जाएगी और जिस किसी को तुम दूर देखना चाहोगे वह दूर चली जाएगी। राजकुमार ने उससे सुरमा लिया, उसको धन्यवाद दिया और फिर से खतरों और मुश्किलों का सामना करते हुए राक्षसों की दुनिया में निकल पड़ा। वो सफ़ेद राक्षस के घर आ पहुंचा और आकर उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने उसे जादू की छड़ी और जादुई सुरमा भी दिखाया जो वह अपनी सुरक्षा के लिए हुए घूम रहा था। उस बड़े राक्षस ने उस लड़के की बहुत बड़ाई की और उसकी हिम्मत की दाद दी और कहा, तुम एक बहादुर बच्चे हो। मुझे तुम्हारे लिए वह सब करना चाहिए जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लो ये याच टोपी लो, इसको तुम जब भी पहनोगे तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे। तुम यहाँ से दूर उत्तर की तरफ चले जाओ, वहाँ काफ़ी दूर जाकर तुम्हें पन्ने का पहाड़ दिखाई देगा। उस समय तुम ये सुरमा अपनी आँखों में लगाना और यह इच्छा करना कि वह तुम्हारे पास आ जाए तो वह तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक जादुई पहाड़ है, इसलिए जितनी दूर तुम उस पहाड़ पर चढ़ोगे वह उतना ही ऊंचा होता जाएगा। उसी की चोटी पर पन्ने का शहर बसा हुआ है। वहां पहुंचकर तुम अपनी यह टोपी पहन लेना, इससे तुम बिना किसी के देखे उस शहर के अंदर जा सकोगे। वहां जाकर तुम अपनी राजकुमारी को ढूंढने की कोशिश करना, अगर तुम कर सकते हो तो। राजकुमार ने उससे टोपी ली, उसको धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उत्तर की तरफ चल पड़ा। वो तब तक चलता रहा जब तक उसको दूर एक हरा चमकता पहाड़ दिखाई नहीं दे गया। ऐसा लगता था जैसे कि वह पत्थर के एक ही टुकड़े में से काटकर बनाया गया हो। पर राजकुमार तो केवल अपनी राजकुमारी के बारे में ही सोच रहा था। वो वहां अपनी टोपी पहनकर इधर उधर नीचे ऊपर राजकुमारी को ढूंढता हुआ सुरक्षित घूमने लगा, पर वो उसको कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। असल में हुआ क्या था कि राजकुमारी शाहपसंद के पिता ने उसको जेल में 7 तालों में बंद करके रखा हुआ था ताकि वह कहीं फिर से न उड़ जाए। इस तरह से वह उस पर अपनी नज़र जमाए हुए था कि कहीं ऐसा न हो कि वह उड़कर फिर से धरती पर अपने राजकुमार के पास न चली जाए, जिससे वह हमेशा बातें करती रहती है। राजा ने उससे कह रखा था, अगर तुम्हारा पति यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा है, पर तुम वहाँ अब कभी नहीं जाओगी। सो राजकुमारी उन 7 जेलों में बंद अब दिन रात रोती रहती थी कि वह अब अपने राजकुमार से कैसे मिल पाएगी, क्योंकि धरती का कोई आदमी यहाँ इस पन्ने के पहाड़ पर कैसे पहुँच सकता था। अब जब राजकुमार बड़ी नाउम्मीदी से पन्ने के इस शहर में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक दासी रोज एक खास समय पर एक खास दरवाजे से अपने सिर पर मिठाई की एक थाली लेकर अंदर जाया करती थी। उत्सुकतावश उसने अपनी टोपी का फायदा उठाया और जब वह दासी अगली बार उस दरवाजे में घुसी तो वह भी उसके पीछे पीछे बिना किसी के देखे उस दरवाजे में घुस गया।
उसके आगे एक बहुत बड़े दरवाजे के सिवा वहां और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह दरवाजा भी जब दासी ने पहले वाला दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया तब उसने उसे खोला। राजकुमार बहरामगोर फिर से उस दासी के पीछे पीछे उस दरवाजे के अंदर घुस गया। इस तरह से वह जेल के 7 दरवाजों के अंदर घुसकर 7वीं जेल में आया। वहां उसने देखा कि उसकी प्यारी राजकुमारी शाहपसंद दुखी बैठी हुई थी और उसकी आंखों से नमकीन आंसू बह रहे थे। ये देखकर वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसके पैरों पर गिरने से रोक सका, पर यह याद करते हुए कि उसको तो कोई देख नहीं सकता था, उसने तब तक इंतजार किया जब तक वह दासी मिठाई की थाली उसके पास रखकर चली नहीं गई। जाते जाते वह 7 जेलों के दरवाजों को ताला लगाकर बंद करना नहीं भूली। फिर वह राजकुमारी के पास बैठ गया और उसी थाली में से मिठाई खाने लगा। पर उस बेचारी को तो चिड़िया की भूख जितनी भूख भी नहीं थी। उसने मिठाई की थाली को छुआ तक नहीं, पर जब उसने उस थाली में से मिठाई गायब होती देखी तो उसको लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही थी। पर जब उसकी थाली की सारी मिठाई खत्म हो गई तब उसको यह विश्वास हो गया कि उसके साथ उसके कमरे में कोई दूसरा मौजूद था जो उसकी मिठाई खा गया। ये सोचते ही उसके मुंह से हल्की सी एक चीख निकल गई। वह बोली, ये कौन है जो मेरी थाली में से खा रहा है? तब राजकुमार बहरामगोर ने अपने सिर से अपनी टोपी थोड़ी सी हटाई जिससे अब वह कुछ कुछ दिखाई देने लगा था, जैसे सुबह के धुंधलके में कोई आदमी दिखाई देता है। उसको इस तरह देखकर राजकुमारी उसका नाम लेकर बहुत जोर से रो पड़ी, क्योंकि उसको लगा कि उसका राजकुमार मर गया है और वह जो वहाँ है वह शायद उसका कोई भूत है। ये देखकर राजकुमार ने अपनी टोपी अपने सिर से बिल्कुल उतार दी, इससे अब राजकुमारी उसको बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी। वह अब अपने असली शरीर में आ गया था। उसने उसको अपनी बाहों में ले लिया। राजकुमारी अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब दासी राजकुमारी के लिए मिठाई की थाली लेकर आई तो वह तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि एक सुंदर नौजवान राजकुमार राजकुमारी के पास बैठा हुआ था। वह ये बात राजा को बताने के लिए तुरंत ही भागी चली गई। राजा ने जब ये सारी कहानी अपनी बेटी के मुंह से खुद सुनी तो उसकी खुशी का पारावार न रहा। वह राजकुमार बहरामगोर की हिम्मत और लगन से बहुत खुश हुआ और राजकुमारी शाहपसंद को तुरंत ही आज़ाद करने का हुक्म सुना दिया। फिर वह बोला, क्योंकि अब उसके पति ने उसको पाने का रास्ता ढूंढ लिया है तो अब मेरी बेटी उसके साथ जाना नहीं चाहती। उसने राजकुमार बहरामगोर को अपना वारिस घोषित कर दिया और राजकुमार बहरामगोर और राजकुमारी शाहपसंद फिर पन्ने के पहाड़ पर बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे।